नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज बिल्कुल एक लेटेस्ट क्राइम इन्वेस्टिगेशन की स्टोरी मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आप भी पुलिस वालों को दुआएं देंगे और उनकी तारीफ करेंगे। एक ब्लाइंड मर्डर का मामला जिसे पुलिस वालों ने चंद घंटों के अंदर सुलझा लिया, और वो भी ब्लाइंड मर्डर ऐसा वैसा नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। और मैं तो ये कहूँगा तकरीबन 1000 किलोमीटर से ज़्यादा के दायरे में उस मर्डर की तफ्तीश जो है वो फैली हुई थी, जिसे पुलिस वालों ने बहुत सक्सेसफुली क्रैक किया और गुनहगारों को गिरफ्तार किया। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। ओडिशा के कटक ज़िले में एक जगह है कंदारपुर, और इस कंदारपुर इलाके से एक नदी बहती है जिसका नाम है काठजोड़ी नदी। इस काठजोड़ी नदी के तट पर 13 दिसंबर की सुबह लोगों की नज़र एक विभत्स दृश्य पर पड़ी। एक बहुत ही भयानक मंजर था। एक महिला की लाश नदी के किनारे पड़ी हुई थी, और लाश पर किसी धारदार हथियार से वार किए जाने के बेहिसाब निशान थे। खासकर उस महिला के चेहरे को कातिलों ने बिगाड़ दिया था। उसके चेहरे पर तेज़धार हथियार से एक के बाद एक कई वार किए गए थे, जिससे चेहरा बिल्कुल बिगड़ चुका था, म्यूटिलेटेड था, और उसे पहचान पाना नामुमकिन था। महिला के बिलोंगिंग्स में यानी कपड़ों में कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे उसकी पहचान हो पाती या उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाती। ले दे करके पुलिस ने देखा कि उसके दोनों बाजुओं पर कुछ टैटू बने हुए हैं। अब ये टैटू क्या है मैं आपको वो भी बताता हूँ। एक टैटू में जो है वो किसी लोकल देवी देवता का नाम लिखा हुआ था, और जबकि दूसरे हाथ के जो टैटू है उसमें उनके शायद माता पिता का नाम था। ये लिखा हुआ था टैटू में, बाबा बलिया माता एंड पिता, और KPSM ऐसा लिखा हुआ था। तो अब इतने जो हर्फ लिखे हुए थे, ये जो लाइनें या जो शब्द लिखे हुए थे, इससे उस महिला की पहचान कर पाना तकरीबन नामुमकिन सी बात थी। हालांकि पुलिस ने डेड बॉडी की तस्वीरें क्लिक की, उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, और ख़ासकर उन टैटू के क्लोजअप्स पुलिस ने लिए, और उन तस्वीरों को भी आसपास के इलाके में पुलिस वालों ने सर्कुलेट करने की कोशिश की, ताकि कोई उस महिला की लाश को देखकर अगर उसकी पहचान कर ले तो तफ्तीश आगे बढ़े। लेकिन इस काम में पुलिस को शुरुआती एफर्ट के बावजूद कोई कामयाबी नहीं मिली। पुलिस को कोई भी ऐसा नहीं मिला जो उस महिला की पहचान का दावा करता। इस बीच पुलिस ने यह भी तय किया कि ये जो कंदारपुर इलाका है उसके आसपास कि जितने भी दूसरे पुलिस स्टेशंस हैं, या पूरे कटक ज़िले की बात कर लें या आसपास के ज़िलों की भी बात कर लें, ओडिशा पुलिस ने कोशिश किया कि इस पर्टिकुलर हुलिये का या एज ग्रुप का कि कोई महिला क्या हाल के दिनों में कहीं से मिसिंग है, कोई गायब हुई है जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई हो। तो पुलिस ने इस कोशिश में भी इसको भी आजमा कर देखा, मगर पुलिस को इसमें भी निराशा हाथ लगी, क्योंकि 13 दिसंबर से पहले, यानी समझ ले 11 से लेकर 13 तारीख के बीच, या दिसंबर के पूरे महीने में, अभी तो दिसंबर मिड में हम लोग हैं, 15-16 तारीख है, तो 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक इस एज ग्रुप की किसी महिला की मिसिंग रिपोर्ट क्या उस इलाके में दर्ज हुई है। पुलिस ने ये पता करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को उसमें भी निराशा हाथ लगी। ऐसी कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं थी। जैसे जैसे पुलिस एक एक कोशिश करती जा रही थी और उन कोशिश में पुलिस को नाकामी हाथ लग रही थी, वैसे वैसे इस मामले में पुलिस वाले थोड़ा सा निराश भी होते जा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब कैसे सुलझेगा ये मामला, क्या और क्लू हो सकता है। तो खैर पुलिस ये एफर्ट तो कर ही रही थी पैरेलली। सीन ऑफ क्राइम को भी पुलिस ने बहुत बारीकी से एग्जामिन किया था, और सीन ऑफ क्राइम्स के पास में पुलिस को एक और ख़ास चीज़ नज़र आई थी। एक ख़ास चीज़ पुलिस ने देखी थी, और वो चीज़ थी एक जोड़ी कपड़ा, एक शर्ट और एक पैंट। ये शर्ट और पैंट जो है ये खून से सना हुआ था, और वो काठजोड़ी नदी के तट पर तो ये बॉडी पड़ी हुई थी, लेकिन पानी में ये शर्ट और पैंट जो है एक जगह पड़ा हुआ था। और इत्तेफाक से बहाव ऐसा नहीं था पानी का कि वो शर्ट पैंट बहकर आगे जा पाता, तो खून से सना वो कपड़ा एक जगह पर स्टक होकर पानी में फंसकर रुका हुआ था। पुलिस ने जब इन कपड़ों को देखा तो पुलिस ने उन कपड़ों को फौरन रिकवर किया, वहाँ से बरामद किया, और फिर उन कपड़ों की बहुत बारीकी से जांच की। कपड़ों पर जिस तरह से खून के निशान मौजूद थे उसे देखकर ये क्लियर था कि ये शायद कातिल का कपड़ा हो, क्योंकि उन कपड़ों में खून लगा हुआ था और ताज़ा खून था जो पानी के साथ लगातार थोड़ा थोड़ा बह रहा था। तो पुलिस ने उन कपड़ों को अपने कब्जे में लिया, और उसके बाद पुलिस ने उन कपड़ों की तलाशी लेने की शुरुआत की।
तो कपड़ों की जो जेब है, शर्ट या पैंट की जेब, उसमें से पुलिस को कुछ भी नहीं मिला, कोई पीस ऑफ पेपर, कोई आई कार्ड, कोई कार्ड, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन हाँ, शर्ट और पैंट का वो जो कपड़ा था उसमें टैग लगा हुआ था अंदर की तरफ, जिसे पेपर टैग कहते हैं। मतलब वो एक ऐसा मटेरियल होता है जो पेपर की तरह होता है, लेकिन एग्जैक्टली पेपर नहीं होता। आपने देखा होगा बहुत सारे कपड़ों में उस तरह का टैग जो है वो मैन्युफैक्चरर लगा कर रखते हैं वाइट कलर का, तो उसे पेपर टैग कहते हैं। तो एक इस तरह का पेपर टैग दोनों में, पैंट में भी और शर्ट में भी पुलिस को मिला, और दोनों इत्तेफाक से एक ही मैन्युफैक्चरर का, एक ही टेलर का वो टैग था। नाम था न्यू स्टार टेलर। अब पुलिस को एक बड़ा क्लू इस मामले में मिल चुका था। न्यू स्टार टेलर से बने हुए कपड़े जो है वो पुलिस के हाथ लग चुके थे, लेकिन उसमें न्यू स्टार टेलर का कोई फ़ोन नंबर, कोई पता ये नहीं था। तो एक तरह से देखा जाए तो पुलिस को क्लू मिला भी और नहीं भी, क्योंकि सिर्फ न्यू स्टार टेलर के ज़रिए कातिल की पहचान करना या उस कपड़े के मालिक तक पहुंचना, ये भी पुलिस के लिए तकरीबन नामुमकिन सी बात थी। लेकिन पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी, और हिम्मत हारने से काम चलता भी नहीं। तो पुलिस ने तय किया कि सबसे पहले वो न्यू स्टार टेलर के बारे में भी पता करेगी, ये भी पता करेगी कि कितने इस तरह के टेलरिंग की दुकानें आसपास के इलाके में हैं। तो पुलिस ने जब पता करना शुरू किया तो वो जो कंदारपुर का इलाका है वहाँ पर तो न्यू स्टार टेलर के नाम से कोई दुकान नहीं मिली। लेकिन पुलिस को ये पता चला, सारे ज़िलों का पड़ताल करने के बाद, सारे ज़िलों के बारे में जानकारी जुटाने के बाद, ओडिशा में तकरीबन 10 ऐसे टेलर शॉप पुलिस ने आइडेंटिफाई किए जिनका नाम था न्यू स्टार टेलर। अब ओडिशा पुलिस के लिए ये कितना बड़ा टास्क हो गया, आप समझिए कि मामले की शुरुआत तो कटक से हुई, लेकिन धीरे धीरे इसकी तफ्तीश जो है पूरे ओडिशा में पुलिस को करनी पड़ रही थी। पुलिस की अलग अलग टीमें डिप्लॉय की गई, और जहाँ जहाँ भी न्यू स्टार टेलर के बारे में पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस की टीमों ने जाकर उस दुकान में इस पेपर टैग की तस्वीरें दिखा दिखाकर उस टेलर मास्टर से बातचीत करने की शुरुआत की, पूछताछ करने की शुरुआत की। तो इस कोशिश में भी पुलिस को नाकामी हाथ लगी। वो जो टेलर्स थे अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग शहरों और कस्बों में, उन्होंने इस तरह के टैग से इनकार कर दिया, ये मानते हुए कि ये टैग हमारा है या हम इस तरह का टैग अपने कपड़ों में लगाते हैं। ऐसा कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि टैग भी मिला, टैग में जो नाम लिखा वो उस नाम के टेलर्स भी मिले, लेकिन सारे टेलर्स ने इस बात से इनकार कर दिया। इस बीच मैंने आपको बताया कि पुलिस जो है कई फ्रंट पे इन्वेस्टिगेट करने की और उस महिला की पहचान करने की कोशिश कर रही थी। तो पुलिस ने कुछ एक यूट्यूब लिंक्स भी बना रखे थे, यूट्यूब वीडियो भी पुलिस ने डाल रखे थे, जिसमें उस डेड बॉडी से जुड़ी हुई चीज़ें ओडिशा पुलिस ने डाली थी। और साथ ही पब्लिक से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, पुलिस ने रिक्वेस्ट किया था कि अगर आपको इस महिला के बारे में कोई जानकारी मिलती है या इस टेलर टैग के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो आप प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि पुलिस की इस कोशिश का एक नतीजा निकला। नतीजा ये निकला कि यूट्यूब पर एक दर्शक ने ओडिशा के ही गंजाम ज़िले से पुलिस को कमेंट किया, और कमेंट करके बताया कि उसके ज़िले में भी एक न्यू स्टार टेलर नाम की एक दुकान है, और ये दुकान जो है वो भजनगर इलाके में मौजूद है। भजनगर या भोजोनगर जो भी कह लें, तो वो ओडिशा में गंजाम ज़िले में ये टेलर की दुकान है। एक दर्शक ने ये कमेंट पुलिस वालों को किया। अब पुलिस की एक टीम, गंजाम पुलिस को जिम्मेदारी दी गई कि भाई पता करो कि भजनगर में जो न्यू स्टार टेलर है क्या वो इस टैग को पहचानता है या नहीं। तो पुलिस की एक टीम, गंजाम पुलिस की एक टीम भजनगर के उस टेलर शॉप में पहुंची और वहां जाकर बोला कि ये न्यू स्टार टेलर के नाम से ये जो टैग है, और तुम्हारी दुकान का भी नाम वही है, तो ये टैग क्या तुम्हारा है? क्या तुमने किसी कपड़े में इस तरह से लगाया था? तो उस टेलर मास्टर ने उस टैग को देखा और देखने के बाद कहा कि नहीं साहब, ऐसा टैग तो मैं नहीं लगाता हूँ, मेरे टैग तो दूसरे होते हैं, आप देख सकते हैं। तो पुलिस फिर निराश हुई, लेकिन उस टेलर मास्टर ने एक ऐसा क्लू दिया वहाँ कि पुलिस का काम जो है उसके बाद बड़ी रफ्तार से आगे बढ़ा। उस टेलर मास्टर ने कहा कि देखिए ये टैग मेरा तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि ये टैग कहाँ का हो सकता है। पुलिस वालों ने कहा कि भाई फ़ौरन बताओ, मतलब वो कहते हैं ना नेकी और पूछ पूछ, फ़ौरन बताओ, हमें तो पता करना है। तो पुलिस को उस टेलर मास्टर ने बताया कि इस तरह के जो पेपर टैग है इसका इस्तेमाल सूरत गुजरात में होता है। आप सबको पता है कि सूरत में सूती कपड़ों का बहुत बड़ा कारोबार है और मेरे ख्याल से हब है
मेरे ख्याल से क्या हब ही है। और जिस तरह से होशियारी का हब जो है वो लुधियाना पंजाब है, उस तरह से सूती कपड़ों का सबसे बड़ा कारोबार भारत में सूरत में ही होता है। तो उस टेलर मास्टर ने ये बताया कि मुझे ये पता है कि इस तरह के पेपर टैग जो है वो सूरत के मैन्युफैक्चरर यूज़ करते हैं, वहाँ के टेलर्स यूज़ करते हैं और जो कपड़ों का काम करते हैं। तो पुलिस को जब ये जानकारी मिली तो पुलिस ने उससे पूछा कि भाई तुम्हें कैसे पता है, तुम तो यहाँ मतलब जिसे कहते हैं ना कि इंटीरियर एरिया में हो, ओडिशा में भजनगर जैसे छोटे से कस्बे में तुम्हारी दुकान है। तो उसने कहा कि साहब मैं सूरत में रहकर कपड़ों का काम कर चुका हूँ, मैं टेलर ही हूँ, तो मैं वहाँ भी टेलरिंग का काम करता था और वहाँ मैंने इस तरह के टैग का चलन देखा है। लोग अपने जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसमें इस तरह के पेपर टैग लगाया करते हैं। अब ये एक बहुत ही वाइटल और इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ओडिशा पुलिस के लिए था और पुलिस के ऑफिसर्स इस जानकारी से बहुत खुश हुए और उनको लगा कि अब इस मामले को सुलझाने में कुछ मदद मिल सकती है। तो खैर, ये जो न्यू स्टार टेलर लिखा हुआ टैग था ना, उस टैग में एक कोड नंबर भी दिया हुआ था। बेसिकली ये कोड नंबर शायद जो ग्राहक होते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए वो टेलर शॉप वाले या मैन्युफैक्चरर देते होंगे। तो न्यू स्टार टेलर के जो कपड़े रिकवर किए थे पुलिस ने नदी से, उसमें एक कोड नंबर था, जो कोड नंबर था 3833 यानी 3833, 3833 भी कह सकते हैं। तो ये जो कोड नंबर था, इस कोड नंबर और न्यू स्टार टेलर के सहारे अब पुलिस को उस टेलर का पता लगाना था जो सूरत में है। तो ओडिशा पुलिस ने अब गुजरात पुलिस से बातचीत की, सूरत पुलिस से बातचीत की। अब देखिए, तफ्तीश मैं कह रहा था कि कटक से पहले पूरे ओडिशा में फैली और अब ओडिशा के बाद तफ्तीश चली गई वहाँ गुजरात, सूरत में। अब सूरत पुलिस से बात की तो सूरत पुलिस भी बहुत पॉजिटिव तरीके से उसने गुजरात पुलिस को रिस्पॉन्ड किया। और देखिए, जब पुलिस वालों में आपसी कोऑर्डिनेशन होता है तो नतीजे कितने शानदार निकलते हैं। सूरत पुलिस ने कहा कि ठीक है, हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। 3833 कोड नंबर है और न्यू स्टार टेलर। तो पुलिस ने, सूरत पुलिस ने ढूंढने की शुरुआत की और आखिरकार पुलिस उस टेलर शॉप तक पहुंच गई जिस टेलर शॉप ने ये टैग कपड़ों में लगाए थे और वो टेलर मास्टर आइडेंटिफाई कर लिया गया जिसने ये कपड़े सिले थे। उसने माना कि हाँ साहब, ये कपड़े जो आप तस्वीरें मुझे दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें और ये टैग ये मेरे ही सिले हुए कपड़े हैं। और पुलिस ने कहा कि ये जो 3833 है, क्या इससे तुम ये बता सकते हो कि कौन सा कस्टमर है जिसने ये कपड़े लिए तुमसे? तो उसने कहा कि हाँ साहब, मैं बता सकता हूँ, मेरे पास रजिस्टर है, मैं आपको देखकर बताता हूँ। उसने रजिस्टर खोला। अब जाहिर है इतना तो याद रहता नहीं होगा। रजिस्टर खोलने के बाद जब चेक किया तो पता चला कि 3833 के आगे एक नाम लिखा हुआ है, बाबू। उसके आगे कोई फ़ोन नंबर, कोई एड्रेस, कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। तो यहाँ पर सूरत पुलिस को एक बार फिर से झटका लगा। मतलब अब तक तो ओडिशा पुलिस को ही झटके लग रहे थे, लेकिन अब सूरत पुलिस को झटका लगा। तफ्तीश आगे बढ़ रही थी और अच्छी आगे बढ़ रही थी, लेकिन उस रजिस्टर में जाकर तफ्तीश फिर से फंस गई, या आप कह लें कि धीमी हो गई, क्योंकि रजिस्टर में 3833 के आगे कस्टमर का नाम तो लिखा था लेकिन उसकी कोई पहचान लिखी हुई नहीं थी। अब पुलिस ने टेलर मास्टर को कहा कि भाई ये तो तुमने मामला फंसा दिया। अब जब तुम बाबू को पहचानते ही नहीं हो तो फिर तुमको इस तरह से रजिस्टर में आधा अधूरी जानकारी लिखने का क्या मतलब है? टेलर मास्टर ने दिमाग पर जोर डाला और कहा कि साहब, मुझे एक बात याद आ रहा है। ये तकरीबन 2 या 3 महीने पुरानी बात है। ये कस्टमर मेरे पास आया था और उसने मुझे कुछ पैसे दिए थे, वो ज़्यादा थे, तो मुझे उसे 100 रुपये लौटाने थे। मेरे पास कैश नहीं था तो मैंने उसे उस समय UPI ट्रांसफ़र किया था। क्या इससे आपको कोई हेल्प हो सकती है? पुलिस वालों ने, सूरत की टीम ने जैसे ही यह बात सुनी, उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, अरे क्या बात कर रहे हो, इससे तो सारी जानकारी क्लियर हो जाएगी। तुम फ़ौरन बताओ कि वो कौन सा UPI नंबर था, कौन सी UPI ID थी जिसमें तुमने 100 रुपये ट्रांसफ़र किए थे। अब उसने अपना जो भी मनी ट्रांसफ़र ऐप था, चाहे वो गूगल पे हो या फ़ोनपे या पेटीएम, जो भी हो, उसने वो सारा देखना शुरू किया, अपना UPI चेक करना शुरू किया और उसने फाइनली एक पर्टिकुलर UPI ID के बारे में गुजरात की सूरत पुलिस को जानकारी दी और बताया कि इसी ID पर मैंने जो है वो 100 रुपये ट्रांसफ़र किए थे। जब पुलिस ने उस ID को वेरीफाई किया तो उस आदमी का नाम क्लियर हुआ। अब उस आदमी का नाम जो है जगन्नाथ देहुरी उर्फ बाबू था। सूरत पुलिस ने फ़ौरन उसके बारे में जानकारी जुटाई कि भाई ये जगन्नाथ देहुरी उर्फ बाबू कौन है, UPI ID के सहारे। तो पता चला कि जगन्नाथ देहुरी उर्फ बाबू जो है वो भी ओडिशा का ही रहने वाला है।
अब देखिए किस तरह से लिंक जुड़ते हैं जब तफ्तीश होती है। तो अब फिर से लिंक जुड़ गया ओडिशा में, पता चला कि वो बंदा ओडिशा का रहने वाला है और ओडिशा के केंद्रपाड़ा ज़िले का रहने वाला है। अब फिर से सूरत पुलिस ने ओडिशा पुलिस को ये जानकारी दी, कटक पुलिस को। कटक पुलिस ने केंद्रपाड़ा पुलिस से बातचीत की और बताया कि जगन्नाथ देहुरी उर्फ बाबू नाम का एक आदमी जो है, उसके ये कपड़े हैं। टेलर मास्टर से जो जानकारी मिली है उसके हवाले से हम ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। तो केंद्रपाड़ा पुलिस को अब कहा गया कि भाई पता करो जगन्नाथ देहुरी कहाँ पर है। केंद्रपाड़ा पुलिस ने पता करना शुरू किया। जब पता करना शुरू किया तो फिर से पुलिस को झटका लगा। पता चला कि ये जो जगन्नाथ देहुरी है ये अपने घर केंद्रपाड़ा से निकल चुका है और अभी वो फिर से सूरत जा रहा है, सूरत के रास्ते पर है। असल में आप में से शायद बहुत सारे लोगों को ये पता हो कि ओडिशा में जो गारमेंट फैक्ट्रीज़ हैं और कपड़ों का जो काम होता है उसमें माफ़ कीजिएगा सूरत में, उसमें ओडिशा के बहुत सारे कारीगर काम करते हैं। मतलब इतने कारीगर काम करते हैं कि बाकायदा कई मोहल्ले ओडिया लोगों के ही बसे हुए हैं। तो ये भी एक मतलब भारत की खूबसूरती है, विविधता वाली बात है कि काम सूरत गुजरात में हो रहा है लेकिन ज़्यादातर कारीगर जो है वो ओडिशा के हैं। तो खैर ये जो बंदा था ये भी जगन्नाथ देहुरी, ये भी टेलरिंग का काम करता था और इसके बारे में पुलिस ने ये जानकारी जुटाई कि ये आदमी इस वक्त सूरत के रास्ते पर ही है, सूरत के रास्ते पर निकल चुका है, ट्रेन में है। अब जब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिली तो पुलिस ने अब ये पता करना शुरू किया कि आखिर वो ट्रेन इस वक्त कहाँ पर है। तो पुलिस ने जब ट्रेन का लाइव लोकेशन ट्रैक करना शुरू किया तो पता चला कि जिस ट्रेन में ये जगन्नाथ देहुरी उर्फ बाबू सवार है, जो सस्पेक्टेड किलर है, कातिल है, वो जो है वो ट्रेन इस वक्त ओडिशा से निकल चुकी है और रायगढ़ में है। अब पुलिस ने फ़ौरन रायगढ़ पुलिस से बातचीत की और इसके बाद इस आदमी को लोकेट करने का एफर्ट पुलिस ने किया और फाइनली रायगढ़ में ही इस आदमी को वहाँ की लोकल पुलिस ने ट्रेन से उतार लिया, बाबू उर्फ जगन्नाथ देहुरी को। पहले जब इससे मर्डर के बारे में, महिला के कत्ल के बारे में पूछताछ हुई तो उसने बिल्कुल सिरे से इनकार कर दिया, मना कर दिया, जैसा कि हर कातिल करता है। लेकिन फिर जब उससे सख्ती हुई, उसे जब पुलिस ने बताया कि तुम्हारे खिलाफ हमारे पास सबूत है, ये देखो तुम्हारी शर्ट, तुम्हारे कपड़े, उसका टैग, सब कुछ हमें मिल चुका है, ओडिशा से लेकर गुजरात तक हमने वेरीफाई किया है, तो फिर वो आदमी टूट गया। उसने माना कि हाँ उसी ने कत्ल किया है और जिसका कत्ल किया है वो उसकी भाभी है। यानी उसने ये बताया कि मेरे बड़े भाई हैं जिनका नाम है बलराम देहुरी, बलराम देहुरी की वो पत्नी हैं और बलराम के साथ मेरी भाभी के रिश्ते जो है वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे। मेरे भाई को मेरी भाभी पर शक भी था, कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली बात भी थी और दोनों के बीच में बिल्कुल बनती नहीं थी। तो बलराम ने ही इस काम के लिए हमें कहा था। बलराम खुद भी इस काम में इन्वॉल्व था और हमारा एक और कज़न है जिसका नाम है हैप्पी देहुरी, वो भी इस मामले में शामिल है। तो हम तीनों भाइयों ने मिलकर ही जो है हमारी भाभी की हत्या की थी और हत्या करने के बाद लाश को इस तरह से ठिकाने लगाया था जिससे उसकी पहचान ना हो पाए और उसका चेहरा हमने बिगाड़ दिया था। तो पुलिस ने जब और सख्ती की तो पता चला कि ये वही लड़का है जिसने उसके चेहरे पर ज़्यादा से ज़्यादा वार किए ताकि उस महिला की पहचान संभव ना हो सके। तो पहले तो ये जो जगन्नाथ देहुरी है, मर्डर में शामिल देवर, पहले वो गिरफ्तार हुआ, फिर आरोपी पति बलराम देहुरी गिरफ्तार हुआ और फिर दूसरा एक और देवर जिसका नाम हैप्पी देहुरी है उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस तरह से एक ब्लाइंड मर्डर का मामला जिसमें इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के हाथ कोई भी एविडेंस या क्लू नहीं था, उसमें पुलिस ने नदी के किनारे पानी में मिले कपड़ों से टेलर का टैग ढूंढ निकाला और उस टेलर के टैग से किस तरह से पुलिस कड़ियाँ जोड़ती हुई सूरत गुजरात तक पहुँची और फिर वहाँ से आखिरकार ओडिशा के पास में ही रायगढ़ से पुलिस ने कातिलों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। रायगढ़ से एक कातिल पकड़ा गया, बाकी कातिल जो है उसके बाद ओडिशा से ही गिरफ्तार कर लिए गए। तो ये थी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की एक शानदार स्टोरी और एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन जो बहुत बड़े दायरे में फैला हुआ होने के बावजूद उसे महज कुछ घंटों में, मैं तो कहूँगा 48 से 72 घंटों में ओडिशा पुलिस ने उस केस को सुलझा लिया और क्रैक कर लिया। तो दाद देनी होगी पुलिस के इस इन्वेस्टिगेशन की। मेरे हिसाब से आप लोगों को भी ये स्टोरी सुनकर ज़रूर अच्छी लगी होगी। आपका नज़रिया या आपकी राय इस कहानी पर क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके सारे कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और आइए अब कुछ प्रीवियस जो मेरी स्टोरी थी उस पर आप लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं, कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ। एक स्टोरी मैंने मुंबई की आप लोगों को सुनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक मर्डर केस, एक मर्डर के इंसिडेंट का लाइव टेलीकास्ट किया गया और फिर जब मामला खुला तो
कातिल से लेकर मकतूल तक उनकी एक ख़ास पहचान सामने आई। वो सब के सब बोलने और सुनने में असमर्थ थे, अक्षम थे, जिन्हें हम मूक बधिर कहते हैं या डेफ एंड डम कहते हैं। कातिल भी डेफ एंड डम थे और जिनकी हत्या हुई वो भी डेफ एंड डम थे। तो खैर ये थी पूरी कहानी और अजीब कहानी थी। अगर आप जानना सुनना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर उस कहानी को सुन सकते हैं। आइए कुछ कमेंट्स में उससे रिलेटेड पढ़ता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ। वर्जीनिया डिसूजा ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है टू लेट टू स्टैंड फॉर योर चैनल ऑड टाइम। हो सकता है उन्हें स्टोरी की जो टाइमिंग है वो जंच नहीं रही हो। तो एनीवे देखिए, यूट्यूब में ये फैसिलिटी तो है ना कम से कम कि आप अगर मेरी स्टोरी 7 बजे शाम को नहीं सुन पाते हैं तो 8 बजे, 9 बजे या अगले दिन सुबह 7 बजे दोपहर को कभी भी सुन सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी जो है वो तो हमेशा से है ही। तो क्राइम तक में वो स्टोरीज़ अपलोड होती है, डिलीट होती नहीं। आप सुप्रतिम से सुनिए के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप मेरी स्टोरी सर्च करके सुन सकते हैं। और बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोग इतना केयर करते हैं। प्रदीप भाम्बू जी ने भी कमेंट किया है। मिस्टर भाविक का कमेंट है। डीएस भक्ति के नाम से तरुण कमेंट करते हैं। अजहर मंसूरी जीएस जाट के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। इन्होंने ये बताया है कि सर मेरी वाइफ का नाम नेहा है और मेरी वाइफ का बर्थडे 12 दिसंबर को था। रोज़ स्टोरी सुनती है। तो जाहिर है आपने कहा है तो मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई जन्मदिन की आपकी धर्मपत्नी को। और चूँकि आप वो लकी मैन हैं जिनकी धर्मपत्नी का बर्थडे जो है वो 12 दिसंबर को गुजरा है, तो आपको भी मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, नेहा को और आपको दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विनय नासवाले जी बहुत धन्यवाद आपका कमेंट करने के लिए। दिल आईना के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा कि बहुत बुरा हुआ उनके साथ। एल के फैशन, राधे का दीवाना के नाम से एक आईडी है। शंकरलाल बिश्नोई, अनु सैनी, सुनील यादव, लर्निंग लाइफ के नाम से एक आईडी है। इन्होंने लिखा है कि सुप्रतिम जी और स्टोरी टेलिंग इज़ वेरी गुड, अपार्ट फ्रॉम शम सर ओनली यू कैन लीड क्राइम तक। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। एल के फैशन मैंने जिक्र कर ही दिया। और सागर मोक्षाई के नाम से आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। रंजीत सिंह और इसके अलावा स्वाति पंडित, जेके फन ब्लॉग्स, विजेंद्र सिंह, विक्रम का पलटा, विक्रम के या जो भी हो, विक्रम पाल्टा व्लॉग इस तरह से कुछ है। लकी सिंह भी हैं और अनिल शाक्य कमेंट करते हैं फरीदाबाद से, बहुत स्वागत आपका। शमी अहमद साहब, अंडमान ब्लॉगर के नाम से एक आईडी है, इन्होंने भी कमेंट किया है। इसके अलावा डिवाइन बॉस परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से हमारे दर्शक हैं, देखते हैं। सुजाता का कमेंट आया है और उन्होंने लिखा कि आज एक नया वर्ड सीखा, मूक बधिर। तो चलिए, हम लोग हमेशा एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। बांके लाल राजपूत के नाम से भी एक आईडी है और काया के नाम से एक आईडी, उन्होंने भी कमेंट किया है। कारखोला थापा, ये इन्होंने गुड इवनिंग कहा है और सैड न्यूज़ लिखा है, थैंक यू वेरी मच। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। होमी राय भी हमारे रेगुलर लिसनर हैं, उनका भी कमेंट आया है। और कथा और कहानी की दुनिया के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राघव हमारे एक दर्शक हैं, ये लिखते हैं कि क्या शमसर के शो के प्रोड्यूसर आप हैं, और हाँ तो वो शो भी आप क्यों नहीं करते। देखिए, प्रोड्यूसर की अपनी अलग जिम्मेदारी होती है, एंकर की अपनी अलग जिम्मेदारी होती है। क्राइम तक पर शमसर का जो शो चलता है उसका प्रोड्यूसर मैं नहीं हूँ, उसके प्रोड्यूसर वो खुद ही हैं, क्योंकि रिसर्च वो खुद ही करते हैं और खुद ही स्टोरीज़ लेकर आते हैं। कैमरे के पीछे विनोद जी ज़रूर होते हैं, विनोद शिकारपुरी, तो उनकी उस स्टोरी में मेरा कोई रोल नहीं होता। आज तक में जो वारदात नाम का शो जाता है रात 11 बजे, हाँ उसका प्रोड्यूसर मैं हूँ और वो मेरी एक अलग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो खैर दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए और कमेंट्स करने के लिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।